प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के दिन की 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपने मखमसे का इजहार किया है और कहा है कि जनाब हम एक उलझन में हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें या फिर वो जो इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट ने तरमीम की है वो हमारे सामने नया कानून आ गया है उस पर अमल दरामद करें। तो आप हमारी रहनुमाई कर दें कि पार्लियामेंट की तरफ से बनाया गया कानून मानना भी हम पर बाइंडिंग है, आपकी तरफ से आया गया फैसला उस पर अमल दरामद करना भी हमारी पाबंदी है। तो इन दोनों में से हम कौन सा काम करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। तो दोबारा मामला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास ले गया है। क्या वाकई ये जो उलझन इलेक्शन कमीशन जिस उलझन का शिकार है इसका कोई सुलझाव मुमकिन नहीं था कि उसे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा है? एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त के जवाब में चीफ जस्टिस ने भी आज ख़त लिख दिया है। जो सवाल उठाए थे जस्टिस मंसूर ने कि कमेटी से जस्टिस मुनीब को क्यों निकाला गया और अगर निकाला भी गया तो फिर उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस याहिया अफरीदी उनको क्यों शामिल न किया गया और उसके बाद जो 5वें नंबर के जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन उनको शामिल कर लिया गया, तो इसकी वजह क्या है? तो इन तमाम बातों का जवाब देते हुए ख़त में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब के ऊपर एक लंबी चार्जशीट भी लगा दी है और उनका जो तरीक़ाकार है काम करने का उस पर भी उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं अपने इस ख़त में। तो अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें जस्टिस मुनीब की तरफ आ गई हैं तो क्या एक और ख़त की तवक्को की जा सकती है और वो ख़त जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। फिर पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। पहले भी चैलेंज किया गया था लेकिन अब पीटीआई ने खुद इसको चैलेंज किया है। तो अब देखिए ये कब फिक्स होता है समात के लिए। और एक और डेवलपमेंट सियासी उफुक पर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके क़याम के तो हक में हैं, आज उसके बाद फिर पीटीआई ने मुलाकातें की हैं, दोबारा से आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तो पीटीआई और मौलाना में इस बात पर इत्तफाक हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है, इत्तफाक हुआ है कि दोनों जमातें मिलकर एक मुसवदा तजवीज़ करेंगी हुकूमत को और कहेंगी कि हमारी तरफ से यानी अपोजिशन की तरफ से आईनी तरमीम का ये मुसवदा है जिस पे आप गौर कर सकते हैं। तो क्या मौलाना और मौलाना फजलुर रहमान की और पीटीआई एक पेज पर आ रहे हैं आईनी तरमीम के मामले पर? इस पर भी हम बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। शौकत बस्सा साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब आईनी माहिर हैं, कानूनी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अली गौहर बलोच साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की स्टेज पर है NA 97 पे, और शौकत बसा 163 से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 2 दिन पहले कह रहे थे कि जनाब मैं फॉर्म 45 का MNA हूँ और मुझे जो है वो 3रे नंबर के शख्स को जिता दिया गया है और मेरा मामला ट्राइब्यूनल में चलने नहीं दिया जा रहा। तो दोनों शख्सियात जो हमारे सामने मौजूद हैं, दोनों के मामलात अदालतों में हैं अपनी अपनी सीट के लिए। तो मैं ये जो आज जदून साहब आपसे शुरू करता हूँ, आज जो इलेक्शन कमीशन ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से कि जी हमें अब समझ नहीं आ रही, एक और इबाम मौजूद है। वो कहते हैं जब हमने पहले आपसे वजाहत के लिए ख़त लिखा था या दरख्वास्त डाली थी तो उस वक्त मामला यह था कि 6 अगस्त यानी 26 जुलाई को यह ख़त सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और 6 अगस्त को फिर ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई। तो अब वो कहते हैं कि अब नई सिचुएशन है, अब हमें दोबारा वजाहत की ज़रूरत है, अब बताइए हम क्या करें। वो अपना एक आम जुबान में मिसाल है कि बंदा अंदर से खुद ठीक ना हो तो वो कहता है ये भी खराब है। भाई जो फैसला करना है करें, जजमेंट आपके सामने पड़ी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन की तो मुझे समझ नहीं आती। नहीं, लेकिन बड़ा जजमेंट तो सामने पड़ी हुई है, पार्लियामेंट ने कानून भी तो बना दिया ना सर अब और स्पीकर ने खत भी लिख दिया है, तो दोनों एक चीजें तो है ना उनके सामने। जो इलेक्शन कमीशन के अंदर बंदे बैठे हुए हैं वो कोई 25 साल या 30 साल के या छोटे बच्चे तो नहीं, 18 साल से कम के। उनको समझ नहीं है कि एक रिटायर्ड जज हैं, 2 सीनियर वकील हैं, तीसरा जो है चौथा बंदा मतलब सारी उम्र ब्यूरोक्रेट रहा है। असल काम यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन और एनी इंक्लिनेशन टू एनी पार्टी। वो ये काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। आज दिन तक आप मुझे बताएं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कि अनबाइस्ड की
जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री से आज देखें, इलेक्शन कमीशन कब आज़ादी के साथ काम करता है। अगर हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन सही मायनों में 100% आज़ाद हो जाए तो ये आज जितने आईनी कोर्ट की बात हो रही है, जितने मसले मसाइल हो रहे हैं, ये आपके सामने दो बंदे इफेक्टिव बैठे हुए हैं, अब इनके देखो इंडिविजुअल केस हैं, दोनों कहते हैं मेरे केस ठीक है। अगर ये इलेक्शन कमीशन की वजह से आज ये ट्रिब्यूनल में है, कोर्ट में, अगर इलेक्शन कमीशन ठीक हो, वो सही तरह काम करे, अगर नहीं काम कर सकते तो आप कहेंगे हम नहीं काम कर सकते, हमें ये चीज़ चाहिए। आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमारे मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाया जाता है, मैंने अभी एक चैनल में बात की है कि आरफ अलवी साहब ने 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की बाय ऑर्डिनेंस अपॉइंटमेंट कर दी, तो मैंने जाकर उसको चैलेंज किया, मैंने कहा जी आइन के अंदर ये लिखा हुआ है। वो उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। साहब आप फर्ज कीजिए कि इलेक्शन कमीशन, ये फैसला 12 जुलाई को आया, अब डिटेल जजमेंट 23 सितंबर को आई है सुप्रीम कोर्ट की। अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले को इंप्लीमेंट कर देता है तो फिर वो 6 अगस्त को एक अमेंडमेंट आई है, जो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हुई है, तरमीम आई है, उसकी फिर क्या हैसियत होगी, वो कहाँ जाएगा? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब एक आईनी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन कर देती है तो उसको आम जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब या तो ये उस जो जिन शिकों की, अब देखिए ना, फंडामेंटल जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है 17(2) की, जो पोलिटिकल पार्टी से है, फिर जो 56(e)(d) और E है उसकी तशरीह की है, फिर जितने रेलिवेंट आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डेमोक्रेसी के साथ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के साथ, फिर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उस पे 200 आर्टिकल 218(3) जो है, तमाम चीज़ों को इलेक्शन कमीशन के भी कवर किया है कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, वो किस तरह अपनी ड्यूटी पर। बिल्कुल सही है। जब आप आईनी आपका जवाब सर मुझे मिल गया, जो मैं पूछना चाह रहा था वो जवाब मिल गया। आप कह रहे हैं कि जी कानून साजी की अहमियत नहीं है क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह तौर पर तशरीह कर दी, तो उसके बाद फिर सादा कानून साजी के जरिए से अगर एक्ट होता तो फिर मान लेते कि सुप्रीम का जो पार्लियामेंट है वो एक्ट को कर सकती है, लेकिन उन्होंने आइन की तशरीह कर दी। या तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे तो तब ये इस जजमेंट के इफेक्ट को वो कर सकते हैं, वो भी फिर बाद में देती है सुप्रीम कोर्ट के आया जो अमेंडमेंट लाई है इसमें फंडामेंटल राइट तो किसी पार्टी को डिनाई नहीं किए गए। देखिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें हर चीज में, कि अगर आप आईनी तरमीम भी करते हैं तो आप नंबर 1 या कोई कानून बनाते हैं तो फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन यू कैन टेक अवे, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी कानून बनाएं या आईनी तरमीम करें तो आप जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर कदगन नहीं लगा सकते। और नंबर 3, आप कोई कानून बनाएं या आईनी तरमीम करें तो आप जो इस्लामिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन पे कोई कदगन नहीं लगा सकते। बाकी जो मर्जी है आप बनाते रहे, लेकिन इन 3 चीजों का कहीं भी बिल्कुल सही है, शुबह हो जाए, राइट जदून साहब, अब वो आईनी तरमीम भी कलअदम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अलीगौर बलोच साहब, अब ये बताइए कि जो बुनियादी सवाल अब इसमें उठता है कि 6 अगस्त को पार्लियामान एक तरमीम लाती है और 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इल्म में है कि इस तरह की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा चुकी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले पर कायम है और वो कह रहा है कि ये निशस्तें तरीके इंसाफ की बनती हैं, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ये कानून साजी मुतासिर नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट, वरना सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस कर देता है इस इशू को। तो आपके ख्याल में ये कोई कन्फ्यूजन है इलेक्शन कमीशन के यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस चीज़ के मेरी नज़र में 2 एक पहलू हैं। एक तो इसका जहाँ तक हम ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिस तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह डिवीज़न नज़र आ रही है, और मादरत के साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ जो अदलिया है जी, उसका एक जो तबका है वो एक ख़ास पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जिन जजेज़ ने और दूसरा तबका दूसरी ख़ास पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। 2 जजेज़ ने जिन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने आइन की दफ़ात का जिक्र किया कि अगर इस जजमेंट को आप तस्लीम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ पे बहस नहीं करता कि अक्सरियत में कौन है या अक़लियत में क्यों नहीं सर, ये तो सबसे अहम नुकता है, इस पे आप बहस क्यों नहीं करते? नहीं, बहस इसलिए बहस का नुकता ये है कि देखें ना, अक्सरियत को आप छोड़ के, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इधर अभी जदून साहब बात कर रहे थे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि जो हमारा आइन है उसमें ये है कि हम कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जो कि इस्लाम से उससे कंट्राडिक्शन रखती है। ठीक इसी तरह से हमारी अदलिया पर भी ये मैं समझता हूँ कि उनका भी फ़र्ज़ अवलीन है कि वो कोई ऐसी फ़ैसले ना करें जिससे ये तासुर जाए कि हम आइन को दोबारा लिख रहे हैं। पार्लिमान का भी ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसी आइनी तरमीम या ऐसी कानून साजी ना करे जो हमारे आइन, कानून और इस्लाम के साथ जिसमें मुतसादिम हो। ठीक, तो उसमें 2 जजेज़ ने जो बात की है कि ये फ़लाँ दफ़ात हैं जिससे ये फ़ैसला मुतसादम है,
तो अगर इस फैसले पे अमल दरामद किया जाता है तो वो दफात जो हैं वो हमें मुअत्तल करना पड़ेंगे। ये 2 जजेस की राय है, ये 2 जजेस और 8 जजेस की राय है कि ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। तो फिर 8 जजेस की राय मानेंगे या 2 जजेस की? दूसरी बात ये है सर, इसका जवाब इसका जवाब तो दे देना। आप 8 जजेस की राय मानेंगे या 2 जजेस की? नहीं, मैं क्या दुनिया में कहीं ये कानून नाफिज हो सकता है कि 2 जजेस की राय मान? पहली बात तो ये कि मेरे और आपके मानने या मानने से नहीं है, बात है इलेक्शन कमीशन की। वो भी एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे कि उसने कानून और आइन के मुताबिक कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। पार्लिमान कानून साजी कर चुकी है। पार्लिमान की सुप्रीमेसी पर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अदलिया की तरफ से भी हमले होते रहे मुख्तलिफ अदवार में, और ख़ास तौर पर मादी करीब में देखें तो वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसके ऊपर आप देख लें क्या हुआ। फिर स्टे ऑर्डर आया, रुका रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्लिमान को ताले लगा दें, कानून साजी बंद कर दें। और ख़ास तौर पर इस फैसले के अंदर जिस तरह से कि आपने खुद जिक्र किया है कि इससे पहले पार्लिमान जो है वो कानून साजी कर चुकी है, और फिर लेकिन कानून साजी भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका रास्ता रोकने के लिए हुई थी ना। नहीं, ये आपकी राय हो सकती है, मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है, किसी और लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है मेरी और आपकी राय से। आपकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कानून साजी 12 जुलाई के फैसले के बाद जो इलेक्शन उसके पर्सपेक्टिव में नहीं थी। जो इलेक्शन कमीशन, मेरी एक सियासी वर्कर की हैसियत है, जो इलेक्शन कमीशन ने आप फैसला किया है कि हमें इससे वजाहत चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पर फाइनल जजमेंट देनी चाहिए कि कौन सा फैसला मुकद्दम है। बिल्कुल ठीक है, चलें अब सुप्रीम कोर्ट में अब ये कब फिक्स होता है ये देखना पड़ेगा। बसा साहब, आप वकील हैं और पिछले 7 दिन से वकीलों से मुशावरत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और मुसलसल मुशावरत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, और इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मदद करें। आप वकील के तौर पर इलेक्शन कमीशन को अगर एडवाइस करें तो ये कन्फ्यूजन आपके यहाँ भी तो आएगी ना, मतलब आपको भी तो ये कन्फ्यूजन होगी कि भाई पार्लियामेंट ने कानून साजी भी की है, उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, क्या किया जाए? असदुल्ला भाई, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ही जो पाकिस्तान के अंदर तारीखी धांधला हुआ है, बलोच साहब जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से, जिन्होंने 17 सीटें जीती हैं, इस फार्म 47 की हुकूमत को बनाने का मामार जो है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ही हमारा सबसे बड़ा मुल्ज़िम और मुजरम है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की तरह जजमेंट देख लें, उसके बाद तो फौरी तौर पर मैं समझता हूँ 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबरान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, और इन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमारी पार्टी वैसे इनके खिलाफ ऑलरेडी रेफरेंस दायर कर चुकी है, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये जजमेंट आने के बाद हम इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई मूव करने जा रहे हैं। दूसरी बात, मेरी गुजारिश ये सुने कि जो जदून साहब ने बात कही है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है, और उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही तब्दील कर सकता है अपने रिव्यू में जाके, अगर वो करे। अदरवाइज बाउंड है इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल करने का। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बतौर एक वकील के भी, बतौर एक सियासी कारकुन इसकी तरतीब क्या होगी बसा साहब, इसकी तरतीब क्या होगी कि पहले वो क्लैरिटी ले सुप्रीम कोर्ट से, या पहले इंप्लीमेंट करे और बाद में जाकर उसकी क्लैरिटी ले और उसको क्लियर करे, और या रिव्यू? असदुल्ला भाई, मैं फिर आपको कह चुका हूं, इलेक्शन कमीशन तो ही जिम्मेदार है इस पूरे पाकिस्तान में धांधले का। जो इमरान खान साहब कहते हैं 2 मेन एम्पायर हैं, जिन लोगों ने ये तमाम जाली इलेक्शन और जाली निजाम खड़ा किया है। आप मुझे बताइए। अच्छा चलें, ये आपकी राय है ना सर, ये तो आपकी राय है और ये पॉलिटिकल राय है, लेकिन मैं मुझे ये बताइए सर कि आपने आर्टिकल 6 की बात की ना सर, बसा साहब आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तो आर्टिकल 6 लग ही नहीं सकता ना, रेफरेंस मूव हो सकता है और कोई आईनी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? मैं बताता हूं, जब आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 क्या है, ये जदून साहब आपको दोबारा मेरे से ज्यादा समझा सकेंगे। वो ये है कि जब आप आइन पर अमल नहीं करते और आइन को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। जो अभी जो अपना चेयरमैन है, जो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो अंपायर नंबर 2 है, वो कासिम सूरी साहब में भी लगेगा बसा साहब, फिर आप क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश सुन लेना, किसने रोका? सदर पाकिस्तान में भी लगेगा, साबिक सदर पे।
सर मेरी गुजारिश सुन लेना, आज इनकी फॉर्म 47 की बेशक जाली हुकूमत है, ये बिस्मिल्लाह करें तो शुरू करें फॉर्म उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई। इनको तो ये भी करना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए था। जनरल ज़ियाउल हक जो कि इनकी जमात का मामार था, जिसने इनको पाला पोसा बड़ा किया, बल्कि वो तो कहता था कि शरीफ बरादरान मेरी रूहानी औलाद है, मेरी उम्र भी इनको लग जाए, उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 कार्रवाई शुरू करें। जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है उनके खिलाफ जब तक आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होगी, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वाहिद हल वो है आईन पाकिस्तान पर अमल कर रहा। दूसरी बात, इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है सर? लेकिन आप बात कर रहे हैं जी, कानून आइन को तोड़ देना, मुअत्तल कर देना, उठाकर साइड पर रख देना और आइन की किसी शिक पर अमल ना करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। आप दोनों पर कैसे आर्टिकल 6 लगा सकते हैं? नहीं, दोबारा मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। इस सुल्तान सिकंदर राजा का सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि सुल्तान सिकंदर राजा ने, अगर आप चट्ठा साहब, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको किसी ना किसी तरीके से, इंशाल्लाह वो जरूर वक्त आएगा किसी अदालत में पेश होंगे। मैं ये कहता हूं कि सुल्तान सिकंदर राजा, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, और वो क्या कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसमें कामयाब ना हुए हो, वो हो सकता है वो ना करवा पाए हो। चलें, मैं वसा साहब ये आपने जो इनिशिएट किया ना नुक्ता, मैं जदून साहब से जरा इसकी राय मालूम कर लेता हूं। जदून साहब, क्या चीफ इलेक्शन कमीशन, चाहे वो सिकंदर सुल्तान राजा हो, एबीसी कोई भी हो, इस ओहदे की मैं बात कर रहा हूं, मैं शख्सियत की बात नहीं कर रहा, कोई शख्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, जदून साहब, उस पर आर्टिकल 6 लग सकता है? देखें, जितने भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज होते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें होल्ड करते हैं, उनका जो मैंडेट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, या जो रूल ऑफ बिजनेस होते हैं। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर डेली देखें, कोई लोग लॉ वायलेट कर रहे हैं, कोई आइन वायलेट कर रहे हैं, तो आर्टिकल 6 तो हर एक बंदा कहता है जी फलाने पे लगा दें। लेकिन जिन लोगों पे आज दिन तक लगना था, जिन्होंने पाकिस्तान का जो है आइन उसको मुअत्तल कर दिया, हेल्ड इन एबेंस किया, फंडामेंटल राइट को सिरे से ख़त्म कर दिया या उनको इमरजेंसी प्रोविजन के ज़रिए सस्पेंड कर दिया, उन पे तो आर्टिकल 6 लगा के भी कुछ नहीं हो सका। जिन पे थोड़ा बहुत लगाया उसके पे हम कुछ नहीं कर सका। तो बाकी देखें, इन पे मिसकंडक्ट लग सकता है कि इन्होंने किसी लॉ के वायलेशन किया इंटेंशनली, और उस वायलेशन के सूरत में इन्होंने किसी को बेनिफिट दिया है, वो मिसकंडक्ट में आता है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें उनकी कार्रवाई हो सकती है, जिस तरह एक जज के खिलाफ होता है। अब जज मिसाल के तौर पर कोई अगर आइन के मुताबिक फैसला नहीं करता या कोई ऐसा मिसकंडक्ट उसके अगेंस्ट होता है, उस पर आर्टिकल 6 तो नहीं लगा सकते आप। ये बिल्कुल मैं आपको फेयर ओपिनियन देता हूँ। ये तो एक पोलिटिकली चीज़ होती है ना, हर बंदा कहता है जिस पे आर्टिकल 6 लगा दो। आर्टिकल 6 लगाने का प्रोसीजर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह साबित होगा, किस तरह लगेगा, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। दूसरा सवाल, अब जदून साहब, दूसरा सवाल ये है कि फर्ज कीजिए अब जस्टिस मंसूर साहब ने जो जजमेंट लिखी है 23 सितंबर को हमारे सामने आई है, 8 रुकनी बेंच 8 जजेस की जो जजमेंट थी, जिसके ऑथर जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर हैं, उसमें कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र हो रहा है कि अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इलेक्शन कमीशन जजमेंट पर अमल दरामद नहीं करता? देखें, जब तक सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की कोई जरूरत नहीं है कोई जजमेंट तस्लीम न करे, गवर्नमेंट देखे ना, आप पीछे जरा थोड़ा सा मुझे टाइम दे, पीछे हिस्ट्री देखें। सारी दुनिया को पता है कि 5 जजों ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किया था वो गलत था। वो 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर चले गए। इसी इलेक्शन कमीशन ने विद इन नो टाइम डीनोटिफाई किया, एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली डीनोटिफाई किया, हर चीज उन्होंने मिनटों में की है। देखो, इलेक्शन कमीशन चलता है डायरेक्शन पे, अभी उनको डायरेक्शन नहीं है इस तरफ, तो वो नहीं चल रहे। ये तो मतलब कोई बंदा कहता है जी इधर है उधर है, बेशक वो आर्गूमेंट करता रहे, इलेक्शन कमीशन हमेशा डायरेक्शन पे चलता रहा है और आज भी इलेक्शन कमीशन जो है ना वो डायरेक्शन पे चल रहा है। ये देखें ना, इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक जजमेंट को इम्प्लीमेंट न करें। होता कौन है इलेक्शन कमीशन ना इम्प्लीमेंट करने वाला? उसको जिन्होंने कहा हुआ है कि बस आप करते रहें, आस्ता आस्ता इधर करें उधर करें, ओपिनियन ले लें, टास्क करें, वो सारी दुनिया को पता है। आप समझते हैं कि जजमेंट पर अमल दरामद होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखें, जजमेंट गलत सही ना, अब जजमेंट पे अमल देखें ना, यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने बैठे बैठे जो है ना वो राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा देके प्राइम मिनिस्टरशिप से उतार दिया। उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। देखें, जजमेंट पे अमल करना गलत सही, आप उससे डिसएग्री करते हैं, आप उससे एग्री करते हैं। जब किसी के खिलाफ भी फैसला आता है तो एक के खिलाफ होता है, दूसरे के हक में होता है। ठीक है, जो बंदा अदालती फैसले पर अमल करना पड़ता है। सही है, बिल्कुल ठीक। एक मिनट जी सर, देखिए, मैंने उससे एग्जांपल दिया, हमारे रोजाना सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस होते हैं, जज हमारे खिलाफ फैसला करते हैं। हम अगर पार्टी को ये कह देंगे कि इनका आर्डर नहीं मानना है आपने, तो ये देखें ना, फिर इस तरह निजाम कोलैप्स कर जाता है। एक आप इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाह रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अभी मेरे भाई बलोच साहब ने बात की, 2 जजों ने, उन्होंने मिसकंडक्ट किया इस 2 जजों ने। उन्होंने डिसेंटिंग नोट देनी थी, बेशक 10 दफ़ा देते जी कि हम इससे एग्री नहीं है, हमारा ये फैसला है कानून के मुताबिक, लेकिन उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर दी। उन्होंने कहा जी इनका गैर आईनी आर्डर न माने आप। देखिए इस तरह की आप एक इदारे के अंदर जो है काम करते हैं, अगर एक पार्टी का जो MNA बैठा हुआ या मिनिस्टर बैठा हुआ, वो क्या जी प्राइम मिनिस्टर का आर्डर न माने, तो भाई आप उधर एज ए मिनिस्टर क्या काम करेंगे, अपने घर जाओ। बिल्कुल सही है सर, भाई इंपॉर्टेंट नुकता ये है। और जैसे मंसूर साहब का कल हमने बयान भी सुनाया था जो चंद हफ्ते पहले का था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इस तरह हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो, इस तरह तो निज़ाम चल ही नहीं सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज ख़त लिखा गया है जस्टिस काजी फैसल साहब की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के 2-3 दिन पहले के ख़त का जवाब दिया है और उसमें जो नुकात उठाए गए थे उसमें अहम बात यह थी कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई गई है तरमीम के बाद, ये कमेटी उसमें जस्टिस मुनीब को क्यों निकाल दिया गया। और उन्होंने कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आया है वो पाबंद नहीं करता चीफ जस्टिस को कि वो ज़रूर कमेटी में तब्दीली करें। चीफ जस्टिस को इख्तियार जरूर दिया गया है कि वो तीसरे जज को अपनी मर्जी का रखें, लेकिन वो मुनीब अख्तर भी हो सकते थे जो ऑलरेडी कमेटी के मेंबर हैं, तो उनको हटाया क्यों गया। तो आज उसकी पूरी वजाहत की है काजी फैसल साहब ने कि उन्हें क्यों हटाया गया, कि उनका लहजा दुरुस्त नहीं है, उनका लहजा बहुत दुरुस्त है, जो अपने सीनियर्स के साथ रवैया ठीक नहीं है, वो काम पूरा नहीं करते हैं, वो 11 बजे अबूरी ऑर्डर जारी करके उसके बाद काम नहीं करते। फिर बहुत अहम बात उसमें जो ज़राए से हमारे सामने ख़त आया है, उसमें बहुत अहम बात यह है कि जस्टिस मुनीब जो हैं वो छुट्टियों में अदब दस्तयाब रहे। इन छुट्टियों के दौरान उन्होंने काम नहीं किया और अर्जेंट नौयत के जो केसेस हैं उनको भी नहीं सुना, जबकि वो कमेटी में बैठने के लिए इसरार करते रहे। और ये भी कहा गया है कि ये अदम एतमाद का इजहार था जैसे याया अफरीदी पर, कि वो उन्हें बैठना नहीं देना चाहते थे और ख़ुद बैठना चाहते थे। और इसी तरह से जैसे याया अफरीदी के बारे में जो जस्टिस मंसूर ने सवाल उठाया था कि उनको क्यों शामिल नहीं किया गया, तो उस पर वजाहत आई है कि वो शायद दस्तयाब नहीं थे, इससे जस्टिस अमीनुद्दीन को कर दिया गया। लेकिन बहरहाल ख़त के जवाब में ख़त, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक दूसरे के ख़त लिखना शुरू कर दिया है, एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर ने बॉयकॉट कर दिया है काजी फैसल साहब की इस कमेटी का जो उन्होंने बनाई है, और वो उसमें नहीं बैठ रहे हैं। अब क्या इसके बाद मजीद ख़त आ सकते हैं? तो तनाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद मुसलसल बढ़ रहा है। ये तनाव पाकिस्तान की सियासत पर बलोच साहब कैसे असरअंदाज होगा? देखिए, पहले अभी मेरे दोस्त बसरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और जब भी गुफ्तगू फरमाते हैं फूल झड़ते हैं उनके मुंह से। उनका लबो लहजा माशाल्लाह एक ख़ासा हिफज किए हुए कुछ अल्फाज हैं उनके, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब 2018 के इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त बानी PTI ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में इलेक्शन हारे थे। उस वक्त वो 47 पर ही जीते थे, और उसके बाद आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक 11,000 वोट की लीड से दोबारा जीत गए थे। वो सीट उन्होंने खाली हुमायूं अख्तर से लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, पहले इमरान खान से वो लड़ रहे थे, फिर हुमायूं अख्तर से लड़ रहे थे, तो दोनों में कैंडिडेट का भी मद्दे मुकाबिल का भी तो फ़र्क होता है। नहीं, वो नहीं, मद्दे मुकाबिल ये कहाँ लिखा हुआ है कि इमरान खान जो है वो हर इलेक्शन जीतेगा। कराची की सीट से भी ये हारे, ज़िमनी इलेक्शन जब हर सीट से ये खड़े हो गए थे और सीट्स पर भी हारे। ऐसी तो बात नहीं है। PTI के उम्मीदवार अभी ज़िमनी इंतखाबात में चले, पंजाब में तो ये कहते हैं फ़लाँ जगह पर धांधली हो गई। 2 इलेक्शन ज़िमनी हुए हैं जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है, 2 में एक जगह इनका कैंडिडेट 4थे नंबर पे आया है और एक पता नहीं कितने कौन से नंबर पर आया है। 2 ज़िमनी इलेक्शन तो ये KPK में हार चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन जितने भी हुए हैं उसमें आप देख लें, ये कसूर में, मुल्तान में, मुख्तलिफ़ जगह पर वहाँ पर PTI के उम्मीदवार हारे। तो ये जो कहते हैं ना, आप इनके मुंह से सुनने तकरीर यहाँ से शुरू करते हैं कि 90%, बल्कि 90% भी नहीं कहते, 99% अवाम, 100% अवाम जो है वो मतलब है कि बानी PTI के साथ है और PTI के साथ है। तो ये बातें तो फिर आप हवा में तीर चलाने, आपकी अपनी ज़ुबान है, आप जो मर्ज़ी कहते रहें। और अगर आप इतने आइन और कानून के पाबंद थे, इतने ही थे, आपके जो बानी हैं वो अंपायर की उंगली की बात नहीं करते रहे। इनके जो कायद है इनसे पूछें कि वो RTS सिस्टम के ज़रिए उन्होंने फ़ायदे नहीं उठाए। उन्होंने किस तरह से जहाज़ों में भर के वोट लाए गए और किस तरह से उनकी हुकूमत बनी, और वो ख़ुद कहते रहे कि मेरी तो असम्बली के अंदर कानून पास कराना हो तो लोगों को भेजा जाता है।
तो ये छोड़ दें कि ये आइन और कानून की जाग लागे। अब आ जाएं सुप्रीम कोर्ट वाली बात की तरफ। जी, जदून साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह, बसरा साहब भी ज़ाहिर है कि लॉ किया हुआ है और सारे मामलात को समझते हैं। मैं समझता हूँ आपको कि मगर शक है उनके, उन्होंने नहीं, मुझे कतई शक नहीं है उनकी जहानत के ऊपर। वो इतने ज़हीन हैं तो वो कहते हैं ना कि मैं मतलब है कि वो मतलब उनके मंतक ज़रा सुने। वो कहते हैं कि मैं तीसरे नंबर पर आया हूँ, मैं जीता हूँ, दूसरे नंबर वाला भी नहीं जीता। फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं ना, वो ठीक है, उनका फॉर्म 45 जो भी उनका मौक़िफ़ होगा तो चले कम से कम दूसरे पर ही आ जाते। इस्लामाबाद में एक हल्का है, अच्छा, अगर आमिर बोल वाले हल्के का पता है आपको? हाँ। वो एग्जैक्टली जो वोट है सिर्फ वो तब्दील कर दिए, नंबर वही रखा है। हाँ। आमिर मुगल के वोट उठा के दे दिए हैं आपके जो अंजुम वकील को, और अंजुम वकील के वोट आमिर को डाल दिए, और सिर्फ ये फर्क करके एंड में। और ये अपेरेंटली ये क्लैरिकल मिस्टेक लगती है। इन चीज़ों का मैं और आप डिसीजन तो नहीं दे सकते, राय दे सकते हैं। नहीं, वो तो क़यामत तक शायद ना हो। इसमें असेंबली खत्म हो जाती है हमारे पाकिस्तान में। अब मैं कहूँ आरटीएस सिस्टम सारा कुछ है, लोगों को पता है, पूरे पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात का बदला आपने इस दफा लिया है। अगर 2018 की धांधली का बदला लिया है। मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये इन्होंने सारे पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को ये चोर चोर कहते हैं। ऐसा ही है मौलाना साहब के बारे में। चोर कहते हैं, बात तो नहीं हम नहीं कहते आप। नहीं, हम इन्होंने एक स्लोगन होता है ना, एक स्लोगन दिया कि हम दूध के धुले हुए फरिश्ते आए, हमसे पहले जितने सियासतदान हैं वो सब चोर डाले। आपने नैरेटिव बनाया कि नहीं ये भी करप्ट है? नहीं, हमने नैरेटिव बनाया, हमने साबित किया कि ये चोर और डाकू हैं। हमने तलाशियां ली, हमने इनकी जेबों से तोशा खाना की जेली रसीदें बरामद करवाई, तस्लीम करवाई कि ये जेली रसीदें। वो तो खुद दुकानदार ने कहा कि भाई ये जेली रसीद है। आपको पता है तोशाखाना में कल क्या हुआ है? कल वो आसिफ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब का, वो उन्होंने कहा कि जी ये चूंकि 80 मिलियन बनता है, 500 मिलियन की उसमें पूरा नहीं आता, तो इसको आप ये अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता, इसको वापस नैब के पास। अच्छा, इनका दौरा मेयार देख रहे। तोशाखाना तो नहीं, दौरा मेयार देख रहे। खान साहब उधर गए कि ठीक है जी, वो अपना मैं तो उन्होंने मुखालफत की ना, वो उस केस की जो अमेंडमेंट्स की गई थी नैब में जी। इधर फैसला हुआ है, रात को वकला दरखास्तें लेके पहुंच गए थे उनसे खान साहब के केस में। वो मैंने आप कहते हैं कि भाई मैंने इस केस के मैं अदालतों से फैसला करवाऊंगा, मैं इससे मुस्तफीद नहीं होऊंगा। मुझे याद है मुख्तलिफ केसेस में कुछ लोग ऐसे थे जो अदालतों में भी गए थे। जब हम बात करते थे ना वो NRO की, जब पीपल्स पार्टी का टाइम था, कुछ केसेस में यूसुफ रज़ा गिलानी भी गए थे कि मैं अदालत के ज़रिए करवाऊंगा। इस तरह से और लोग भी हैं हमारे। लेकिन बहरहाल ये तो फिर कैटेगरी के लिए कहते हैं ना, मैं आपको फरिश्तों की हालत, हम तो गुनाहगार इंसान है, हो सकता है कहीं गलती हुई है, सही है, ये फरिश्ते, ये बात आपकी दुरुस्त है, ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात, मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए, एक टाइम था कि एक तरफ काजी फ़ायदी साहब हैं, जो ही वो आए उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कमेटी फैसला करेगी कि केस किधर लगेंगे, क्या होगा, क्या सूरत हाल। एक वो वक्त था कि एक फर्द वायद बंदयाल साहब, जब कमेटी में सीनियर सीनियर तरीन जजेस को कॉर्नर किया हुआ था और चंद जूनियर जजेस के जरिए मखसूस बेंच से फैसले करवाए जाते थे। नहीं, आज आपने तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। मुझे बताएं, काजी फ़ायद ईसा साहब ने लाइव पूरी हेयरिंग सुनवाई है कि नहीं सुनवाई? काजी फ़ायद ईसा साहब ने फुल कोर्ट बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं? हाँ, तो फुल कोर्ट का फैसला तो माने ना, आप तनकीद कर सकते हैं, उन्होंने बनवाया है ये, और आपने अप्रिशिएट किया है, फुल कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते। एक तरफ आपने देखा वाडा साहब और मुख्तलिफ लोग हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर तौहीन अदालत लगती है। काजी फ़ायद ईसा साहब के बारे में आपके प्रोग्राम में अभी बाजवा साहब कौन सी ज़बान, फ्रॉड और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे? कभी आपने सुना काजी फ़ायद ईसा ने किसी को तौहीन अदालत में बुलाया? क्या क्या अल्फाज नहीं बोले जाते? ये नहीं है। उमर अता मंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब के बारे में ये टोला है, नहीं ये करप्ट है, ये तीन का गैंग है, को बुलाया तो सर ये मरीम नवाज ये जलसों में कहा करती थी। नहीं, देखिए, तो क्या उस वक्त बुलाया गया था सियासतदानों को? टोले का मतलब तो ये होता है ना इकट्ठे चंद लोग, टोला वो तो नहीं है ना। आप किसी को फ्रॉडिया जजेस के बारे में आपने गैंग भी कहा गया। हाँ, गैंग का लफ्ज़ तो सिसिलियन माफिया के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुए। सुप्रीम कोर्ट कौन से किए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किए, जजेस ने किए। देखिए, कोई बाउंड्रीज और कुछ लिमिट्स ठीक है। चलिए, ये लिमिट्स है। मकसद ये है कि ये बात ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये इनके सर से बालों से लेकर पाँव तक ये धांधली की पैदावार,
और चले बस करप्शन में नहाए हुए लोग हैं। ये किस मुंह से बातें करते हैं आगे टॉक शोज में, फलां धांधली होगी फलां। आज भी जो अंपायर की उंगली की बात करता आज भी कहता है मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं नहीं मना कर दिया, वो आगे से करता कोई नहीं तो मना कर दिया, मना कर दिया उन्होंने कहा कि जी मैंने अलीमीन गंडापुर को मना कर दिया कि कोई बात नहीं करेगा, बातचीत बंद। अच्छा अब ये बताएं मुझे बसा साहब कि ये तो वैसे अखलाकी तौर पर सही कह रहे हैं ना कि करना आपको ये चाहिए था कि जब आपने नायब तरमीम की मुखालफत की थी और अदालत में गए थे तो जब फैसला आपके मुखालिफ आया आपको उससे फ़ायदा उठाने के लिए दरख्वास्त तो नहीं डालनी चाहिए थी कि जी ये आपके नैब कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता और वापस नैब कोर्ट को भेज दें। उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों की गई फिर? अफजल भाई इस सवाल का जवाब देने से पहले बलोच साहब जो अभी बहुत ज़्यादा इनके मुंह से जो बातें निकल रही थी, जाहिर है कि जुबान फिर साथ नहीं देती जब आदमी झूठ बोलता है। अभी जब मुझे तो ये समझ नहीं होती जब ये करप्शन पे लूट मार पे भाषण देते हैं तो यकीन माने मैं हमेशा कहता हूँ वो क़यामत की निशानी नहीं है बल्कि समझे क़यामत करीब है। दुनिया में यूनिवर्सिटीज के अंदर शरीफ खानदान को बतौर करप्शन किस तरह कर दी जाती है, लूट मार की जाती है, किस तरह वजीर आजम बने तो टीटियां लगती हैं बतौर मज़ामीन। ये तो नैरेटिव आपने बनाया ना, उनका कोई अदालतों से साबित तो नहीं हुआ ना सर बसरा साहब, ये तो आपने नैरेटिव बना दिया, साबित तो कुछ नहीं हुआ ना। नहीं अदालतों से बरी हो गए, साबित कुछ नहीं हुआ, साबित कुछ नहीं हुआ। वो जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, बाद में अरबों रुपए निकल आए। बाद में उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा, उन्होंने कहा मुझसे पूछने वाला होता कौन है। फिर कहा नहीं जी मेरा, नवाज शरीफ कहने लगे मेरा दादा नहीं निकले ना। अच्छा आप तो वकील हैं बसरा साहब, आपको तो समझाई जा सकती है ये बात आसानी से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से बाइज्जत बरी किया है, बसरा हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है मरियम नवाज को भी और नवाज शरीफ साहब। बसरा साहब जब नवाज शरीफ साहब सियासत में भी नहीं थे तो तब से उनके वालिद साहब की मिलने थी। जब आपके बानी पीटीआई का वालिद करप्शन के ऊपर नौकरी से निकाला गया था तब उनकी, लेकिन शहबाज शरीफ ये भी कह चुके हैं बड़ी अफसोस की मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं। ये भी शहबाज शरीफ कह चुके हैं ना, ये भी तो ज़हन में रखें जी। बस मेहनत करके लिए 47 में आए, मेहनत की, कारोबार किया, मिलें बनाई। जी चलें सुन लें बसा साहब। जी बसा साहब कहें। मैंने किसी को नहीं किया, बलोच साहब को कहें, मुझे पता है कि अब आपको क्योंकि जाहिर डिफेंड करने के लिए बात नहीं होती, आप शोर डालते हैं, गाली देते हैं, ऊंचा बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरी बात सुन लें, आप मुझे बताइए। मैं तो कभी गाली भी नहीं, मेरी तो ये ट्रेनिंग ही नहीं है। ये सब कुछ तो आप सिखाने की कोशिश करते हैं, हम तो एक अल्फाज बात तो कर रहे हैं। अच्छा अब ये नहीं बसरा साहब आपने ये क्यों कहा गाली, मैंने कब गाली दी? आप पहले मुझे इसका जवाब दें। अच्छा बात तो सुन ले यार। नहीं बसरा साहब बताएं आप मुझे, नहीं आप पहले ये बताएं कि आप मैंने गाली कब दी? यार सबर तो कर ले यार। नहीं पहले फिर अपने अल्फाज वापस, गाली नहीं दी। हाँ जी, अगर मैंने आपको गाली दी है तो मैं टीवी प्रोग्राम में आपसे माजरत करता हूं, लेकिन आप अपने अल्फाज वापस लें। आपने झूठ क्यों बोला है? ये नेशनल टीवी है, सबर करें, कहने दें। अच्छा बात ये है कोई स्टेज शो नहीं है, नेशनल बसरा साहब मेरे भाई हैं और आपको पता है तो ये नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, ये मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनको गाली दे सकता हूँ, इससे बोले ये माने कि ये चवले मारते हैं आपके प्रोग्राम। चले अच्छा जी बस ये बताएं अब्दुल्ला भाई, ये बताएं जो एवन फील्ड वाले फ्लैट हैं वो मियां नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं हमने फलासन में लिए, चौरी निसार कहता नहीं इन्होंने फलासन में लिए, जावेद लतीफ कहता नहीं फलासन में लिए। अच्छा ये जो अभी प्रॉपर्टियां निकल रही हैं दुबई लीक्स में, वो किसकी हैं? ये पनामा लीक्स में किसकी थी? छोड़ दें इन बातों को। दूसरी बात देखें, ये जो आप भाई हम मानते हैं हमने सिलाई मशीनों के जरिए पैसे कमाए यार। बसरा साहब जो हमने इवन फील्ड के फ्लैट थे ना, वो हमने अलीमा बाजी से उधार मशीनें ली थी, उनको चला के पैसा कमाया। जी आपसे बड़ी लंबी बात हुई है वैसे, स्काइप पे मुझे बात करने दें। अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताएं कभी कतरी लेटर आ गया? स्काइप पे कहां है आप? तो ये फोटो लगी हुई है। नहीं अच्छा आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। कतरी लेटर, कैलबरी फॉन्ट, हमें सब पता है, कौन को भी पता है कौन चोर है कौन करप्ट है। कौम ने फैसला कर दिया, अब तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अमेरिका जाते हैं, वो जो पीछे से गिराज है उनमें से निकल के आप चले आगे चले ना सर। आज इतने इश्यूज हैं, आप कहाँ पुरानी बातों में लगे हुए हैं? बस अच्छा मुझे बात करने आज की सिचुएशन में आए ना। अच्छा अब रह गई इलेक्शन की बात। मैं आपको बात बताऊं, इनसे ये पूछ लें, इनका लीडर नवाज शरीफ ही है ना, बाबूजी नवाज शरीफ। अगर वो हार गया है जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं तो इनमें जीता कौन है? पहली बात।
दूसरी बात मेरे भाई, पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि वो लड़की को लड़का डिक्लेयर कर दे और लड़के को लड़की डिक्लेयर कर दे, या वो ये कह दे कि ये गर्मी का मौसम नहीं है, ये सर्दी का मौसम है। ये ऐसे नहीं हो सकता। और जो कानून साजी क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट ने क्या गलत क्या किया है? आप बसरा साहब बता दें क्या गलत किया है। सबर तो सुने ना, मैं बताता हूं क्या हुआ, मैं बताता हूं। आप लोगों ने यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया, बड़े शादियाने बजाए, 3 सीनियर जजेस होंगे। और दूसरी बात, जब आपने कहा कि हमने साहब का करें, आप खुद भी वकील हैं ना। अच्छा, साहब कहने से तो खुद काजी फैसल साहब ने मना किया है, उन्होंने खुद चीफ जस्टिस से मना किया कि साहब ना तो उनकी जरा नवाजी नहीं, उन्होंने बाकी अफसरान को भी, सरकारी अफसरान को भी कहने से मना किया। उन्होंने कहा जी ये बाबू, अच्छा वो सिर्फ साहब कहने से मना किया। अब मैं इनको हमेशा बसरा साहब कह रोकेंगे, मैं बसरा साहब करके मुखातिब करूंगा इनको। जी मुकम्मल करें सर, बात मुकम्मल करें, मैं फिर आगे बढ़ूं। बात आती है जिसको मुकम्मल करें, मुकम्मल कर लें सर। जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब कह के बात करता हूं, कहना भी चाहिए। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का हमारी तो ट्रेनिंग यही, हमें तो वाल टाइम ने सिखाया है यार। सुने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है, हम तो बानी पीटीआई साहब कहते हैं, हम तो अलीमा बाजी साहिबा कहते हैं। और यार सबर तो कर लें यार, ये क्या यार, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है चोरी ਦੇ वोट ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं टिकन दे रहे। मुझे बात करने दे। अच्छा, बात ये है, इनसे ये पूछें, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये पार्लियामेंट अवाम की पार्लियामेंट नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये असेंबलियां अरबों रुपए में खरीदी गई हैं। अचकज़ई साहब कहते हैं जिस इलेक्शन में मैं इलेक्शन कौन लड़ाना था है, क्या नाम मुखातिब फरमाए, वो पुराना मैं वापस आता हूं, पुराना तर्ज़े बयान किधर गया बसरा साहब? जदून साहब ये बताएं, चलें सर, आप कायम रहेंगे इस बात पे? आज के इतने इंपॉर्टेंट मौज़ूआत हैं उस पर आने देना। जदून साहब ये जो खत लिखा है जैसे मंसूर अली शाह साहब के जवाब में चीफ जस्टिस ने, आपके ख्याल में ये मामला, एक तो ये कितना ज़रूरी था, ज़ाहिर है रिस्पॉन्ड करना, एक ख़त लिखा गया था, और दूसरा ये बताएं जदून साहब ये मामला अब किधर को जाता हुआ आप देख रहे हैं, और ख़त आएंगे इसके जवाब में? अब ये देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने हाई लेवल पे, इससे ऊपर कोर्ट नहीं है और इससे सीनियर तरीन जज होते नहीं हैं, तो इनके दरमियान एक और ये सिलसिला आज से नहीं है, पिछले मतलब आप देखें ना, जो भी काजी साहब ने तो चलो पहले कुछ 2-4 महीने 5-6 महीने आप कह लें कि ठीक तरह गुजारे, फुल कोर्ट बना दी कहने पे, पहले तो फुल कोर्ट बिल्कुल नहीं बनती थी, जो मर्जी आप कर लें फुल कोर्ट नहीं बनाते थे। लेकिन जब वो उनका भी रवैया थोड़ा सा चीफ जस्टिस जब अब आखिरी महीने आए हैं तो डिस्पोटिक किस्म का जो होना शुरू हो गया है। अगर आपने 100 अच्छाई की और आखिर में आके एक बहुत बड़ी बुराई कर जाएं तो वो भाई फिर आपकी जो बुराई है उन पे हैवी हो जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज उन्होंने खत लिखा है, अपनी उन्होंने चीज़ें गिनवाई हैं कि जी ये इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो देखें, जब उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, अब मुझे एक तो बड़ा अफसोस होता है, ये दोनों मेरे बड़े इज़्ज़तदार भाई हैं, मेंबर पार्लियामेंट, अल्लाह इनको दोनों को बनाए। अब देखें, आप रियल इशू की तरफ नहीं जाते। आज दिन तक आप बसरा साहब कह रहे हैं कि जी ये हुआ वो हुआ। अब बसरा साहब, मैंने एक प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट प्रोसिक्यूटर थे, आज इमरान के खिलाफ वही प्रोसिक्यूटर हैं। उसने कहा जी मैं स्टेट का प्रोसिक्यूटर हूँ, मेरे लिए कौन है नवाज शरीफ, मेरे लिए कौन है इमरान खान। तो ये देखें ज़रा, आप सियासतदानों को ये बात समझनी की है कि आपको मिसयूज़ जो लोग करते हैं एक दूसरे पे, कितने साल केस चला है, प्रोसिक्यूशन आप नैब को देखें किसके हाथ में थी, प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में थी, जिस तरह केस बनाए गए हैं वो आपको पता है। जब हाईकोर्ट में उन्होंने पूछा जी कि ये चार्ज जो है मियां साहब के खिलाफ किसने बनाया, तो जो नैब का बंदा था वो पीछे मुड़ के देख रहा है कि जी उसको पता ही नहीं था कि चार्ट किसने बनाया है। तो जब इस तरह से केसेस बनेंगे, चाहे वो उनके खिलाफ बने या आज इमरान खान के खिलाफ बने, तो हालत में ये कि देखें आप उस चीज़ की तरफ फोकस करें जो आप एक मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम को डिरेट करके, पॉलिटिकल पार्टियों को इतना बदनाम करके, अब हम देखें ना इस चैनल में बैठ के एक दूसरे को कह रहे हैं जी आप गलत हैं, आपने प्रॉपर्टी बनाई है, आपने बनाई है। तो ये सारी गेम जो है आज मतलब 70 साल से चल रही है और ये आगे मेरे ख्याल में चलती रहेगी। ठीक है, ये देखिए, एक चीज़ अगर उस वक्त गलत थी तो आज मैं आपको बंदे का नाम बताता हूँ कि वही बंदा नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा था, वही प्रोसिक्यूटर आज इमरान खान के खिलाफ, वही सारा सिस्टम वही इमरान खान के खिलाफ खड़ा है जो नवाज शरीफ के, मतलब एक 10% का फर्क नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। मैं ये लेकिन इसमें ये जो जदून साहब बात करते थे, ये बता दें कि आपके ख्याल में ये जो
जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ एक चार्जशीट लगाई है खत में काजी फैसल साहब ने, इसको आप कितना संजीदा देखते हैं? जिसमें वो कहते हैं इनका लहजा ठीक नहीं था, कमेटी से निकालने जाने की वजूहात वो बता रहे हैं कि इनका लहजा ठीक नहीं था, ये अपने सीनियर्स का एहतराम नहीं करते, इन्होंने 2 एडहॉक जजेस को 1100 केसेस तक महदूद कर दिया था, और ये जो है वो छुट्टियों में दस्तयाब नहीं थे अर्जेंट केसेस को सुनने के लिए, और ये 11 बजे के बाद काम नहीं करते। तो आप ये कितना संजीदा देखते हैं इसको? की एलिगेशन नहीं लगानी चाहिए किसी अपनी बहुत सीनियर जज के खिलाफ। अगर उनके अंदर ये खामियां थी तो काजी साहब उनको फिर क्यों बेंचों में बिठाते रहे? अब उस वक्त बेंचों में के अंदर भी और आज भी इनका देखे ना, मैं खुद कोर्ट में पेश हुआ हूँ जब इन्होंने साफियों का केस कोर्ट के अंदर सू मोटो लिया तो दूसरी कोर्ट ने कहा जी कि ये ले नहीं सकता जज, सू मोटो उसने किस तरह लिया है। अब उन्होंने एक आर्डर पास किया, जब ये चीफ जस्टिस बने मैं खुद वो आर्डर इनका अपना इनके पास लेके गया हूँ। मैंने कहा जी ये आप कहते हैं नहीं, मैं इस आर्डर को अपने को नहीं मानता। तो इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी होती। आप देखें ना, एक तरफ अगर कहते हैं ये चीज़ गलत है तो वो महीने के या 15 दिन के बाद ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, इसको मानना चाहिए। हाँ, कमेटी मानते तो फिर इसका मतलब हम अपने आप ज्यादती कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट था इस प्रैक्टिस में प्रोजेक्ट कमेटी का, वो कॉन्सेप्ट तो अब खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ अब आईनी मुसव्वदे की तैयारी के मामले पर एक पेज पर दिखाई देते हैं। क्या होने जा रहा है? क्या मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ मिलकर एक मुसव्वदा तैयार करेंगे जो हुकूमत को प्रेजेंट किया जाएगा? तजवीज़ के तौर पर आईनी तरमीम के लिए फिर से मुलाकातें शुरू हो गई हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज जो मुलाकात हुई है उसको एक बड़ी अहम पेशरफ्त माना जा रहा है। बलोच साहब, आप आईनी तरमीम चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते उस तरह की आईनी तरमीम जो आप लाना चाहते हैं। उस पर उन्होंने बहुत एतराज़ात उठा दिए हैं। अब तो एक और कदम आगे बढ़ के उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ एक मुसव्वदा तैयार करने की हामी भर ली है कि हम मिलकर एक मुसव्वदा तैयार करते हैं जो हुकूमत को देंगे। तो ये आईनी तरमीम वैसी जैसी हुकूमत चाहती है होती नज़र आ रही है? देखिए, बात यह है कि जो आईनी तरमीम है, एक तो पार्लिमान का बुनियादी हक है कि वो कानून साजी करे। हक के अलावा उनका काम ये है, और यकीनी तौर पर इसमें जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं वो तो ऑन बोर्ड हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब भी गए, हुकूमती PMLN की तरफ से रब्ता किया गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया, काफ़ी गुफ्तो शनीद मेरा ख्याल है हो चुकी है मौलाना साहब के साथ। और अब अगर वो PTI की तो उनकी PTI के साथ भी हो चुकी है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि आईनी अदालत के तो वो हक में है, ये तो उन्होंने बयान किया, आप मानते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब बड़े समझदार हैं और हमारी ज़ुबान से तो नहीं समझते, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब इनको कायल कर लेंगे और ये आए, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। उल्टा PTI को मना लेंगे मौलाना बिल्कुल, कि वो आईनी अदालत की हद तक तो किसी शिक से तो इत्तेफाक करें। बिल्कुल सही है, ठीक है। और ख़ास तौर पर मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मौलाना और मुज़िल्लुल आली, जब ये बसरा साहब और इनके लोग आजकल बोलते हैं अब देखें वो पुराना सिस्टम। अच्छा, ये तो हमारी सियासत का कल्चर है ना कि 5वें दिन आपने जो कुछ जरदारी साहब के बारे में कहा हुआ है और जो कुछ जरदारी साहब ने आपके बारे में कहा हुआ है, तो मिल गए ना सब। मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मिसाके जमहूरियत हुआ, उसके बाद से नहीं कहा? नहीं, उसके बाद सर क्या कर रहे हैं अब? मैं अब अगले प्रोग्राम में आपको निकाल के दिखा दूंगा। अभी बिलावल साहब ने न जाने क्या कुछ इस इलेक्शन में कहा, जरदारी साहब ने इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान कहा है, वो कोई नाजेबा अल्फाज इस कदर तो नहीं कहे। तनकीद तो पॉलिटिकल पार्टी की एक दूसरे पे होनी चाहिए, कामों पर तनकीद होनी चाहिए, दूसरी चीजों ज़बान पे ताले तो नहीं लगने। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो 3rd डिग्री बातें जो मौलाना साहब को जिस नाम से ये कल तक पुकारते रहे, इनमें कुछ मैं मौलाना पर आ दूँ, उन्होंने वो पंजाबी में कहते घसीटियाँ निकलवा दी हैं उन्होंने। ठीक है, घसीटी को समझते हैं ना? हाँ बिल्कुल समझ, ठीक है ना। वो जो बच्चे ऊपर से नीचे वो आते हैं, क्या बोलते हैं, वो ऊपर स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स जो स्लाइड्स PTI की लगवाई है ना मौलाना हाउस से लेकर ऊपर। मैं मौलाना साहब से चलें, बसा साहब मुझे ये बता दें, अगर मान लीजिए कि आप 20 या चलें अगर 57 या 56 जो है वो तरामीम है, उसमें से आप 50 पर मौलाना को अपने साथ मना लेते हैं, लेकिन एक चीज वो हुकूमत की मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है, बाकी कुछ भी ना हो, तो आपके हाथ से तो गया मामला सारा, फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। लेकिन हुकूमत ने तो फिर अपनी मंशा के मुताबिक तरमीम करवा ली मौलाना से। अब्दुल्ला भाई, इस सवाल का जवाब देने से पहले आप कह रहे थे कि काजी साहब ने मुनीब साहब को इसलिए निकाला
कि उनका रवैया बड़ा तुरुश था, उनका लहजा बड़ा गलत था। वो सहाफ़ी जो कल तक आप इनको, जब ये कानून और इंसाफ के साथ खड़े थे, आप इनको अच्छा कहते थे, आप सहाफ़ियों को मतलब ओपन कोर्ट में बैठ के कहते हैं ये डॉलर्स के लिए सहाफ़त करते हैं। अब दूसरी बात देखिए, मैं फिर आपको एक अर्ज करूं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, देखें ये जो मुस्लिम लीग नून है ना, देयर नो बड़ी, ये 12वें 13वें खिलाड़ी हैं। हम वो मसवदा देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ के, हम भी समझते हैं रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन इस कठपुतली जो पार्लियामेंट है, इसमें इन बेचारों के पास तो ना अवाम का मैंडेट है, ना इनके पास लेजिटिमेट कोई कानूनी हैसियत है। वजीर आजम जाली है, सदर जाली है, वुज़रा जाली है। हम देखेंगे कि आइन के साथ कौन कौन सी चीजें रिलेट करती हैं। बिल्कुल सही, चलिए बिल्कुल ठीक है, आप उनके साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन मैं लास्ट मिनट, जदून साहब आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो मान जाते हैं तो फिर तो हुकूमत का 50% से ज्यादा मंसूबा तो कामयाब हो जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दो इशू हैं। एक तो ये है कि उसको आप क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, क्या वो प्राइम मिनिस्टर या जुडिशियल कमीशन जो है वो अपॉइंटमेंट करेगा। देखिए, आईनी तरमीम जो है वो तो अपोजिशन का भी राइट है, उनसे भी जो है वो शेयर किया जाए, बल्कि पूरी पाकिस्तान का आइन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो डॉक्यूमेंट है। आपको, मुझे, सबको पता होना चाहिए कि तरमीम क्या हो रही है और अपनी अपनी राय दें। अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में को आइनी तरमीम से रिफॉर्म्स आती हैं तो उसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे भी सलाह मशवरा होना चाहिए। तो अब जो ये 21st अमेंडमेंट हुई थी उसमें पीटीआई भी साथ थी, तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी, तो उन्होंने मिलिट्री कोर्स की सनसेट क्लास डाल के 2 साल की इजाज़त दे दी। तो अब देखें ना, अब मिलिट्री कोर्स अगर पीटीआई इजाज़त दे सकती है तो अब भी अगर उनके साथ मशवरा किया जाए तो वो किसी सियासी आइनी तरमीम की इजाज़त क्यों नहीं देंगे, जब वो कहेंगे कि ये मुल्की मफाद में है या में इसमें जो है वो लेकिन आपका बुनियादी नुक्ता ये है, लेकिन आप देखें ना, उनसे मशवरा जरूर करें, जो भी स्टेक होल्डर है, जो पार्लियामेंट के अंदर जितने एमएलएज हैं। अब ये तो नहीं कि आप एक मसवदा लेके आ जाएं, ना मिनिस्टरों को पता हो, ना ट्रेजरी को पता हो, ना अपोजिशन को पता हो, ना तो आप कह रहे हैं कंसेंसस डेवलप करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जदून साहब, बसा साहब बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, बसा साहब, बलोच साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।